ये सारा है। अब मैं ठंडू राम जी को आमंत्रित करता हूं। ठंडू राम जी आप आ जाइए यहाँ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन कुछ हैं वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठंडू राम जी आज से लगभग कितने साल पहले आए थे ठंडू राम जी आप? 2016 में। 2016 में तैयारी करने के लिए आए थे। इनको पूरा कोचिंग जानता था, इनके नाम से इनसे और है, क्योंकि ये वरिष्ठतम थे, सबसे बड़े थे, इनको काफी अनुभव था। ये कॉलेज में पढ़ाए हुए थे, फिर आए थे, शायद आप डेमो लेने के लिए आए थे। हाँ सर, मैं आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं सिर्फ अभ्यास के लिए और अधिक प्रयास के लिए आपके पास आया और मेरी मजबूरियां और जो पीड़ाएं बताई तो सर ने मुझे पूरा आश्वस्त किया कि तुम तो निश्चिंत रहो, पैसे की कोई बात नहीं है। इन्होंने सर ने मेरी फीस भी माफ की थी, इसके लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया सर का, जोरदार तालियां बजाओ। यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के तंग आ चुका था 17 साल से, और वही 10-12 हजार की नौकरी, वही घिसी पिटी जिंदगी, तो फिर से एक बार उठने का प्रयास किया और सर के चरणों में आया, तो आज आपके सामने हूं। तो ये अपने अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, सिंपल, और किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया। हिंदी व्याख्याता में इनका चयन हुआ, ये अपना परिचय खुद देंगे, खुद ही आपको बताएंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की, विषम परिस्थितियों में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठंडू राम जी। धन्यवाद सर को। साथियों सभी को धन्यवाद कि आपने तहे दिल से, एक तो पहली बात तो मेरे नाम से ही हंसी आती है लोगों को, नाम यूनिक है और नाम ही मेरी पहचान है। तो मैं एक बार सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए, मैं ठंडू राम, हिंदी व्याख्याता, वर्तमान में बुहाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुहाना ब्लॉक में पदस्थापित हूँ। पहली ज्वाइनिंग मेरी उदयपुर महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड के पास छोटा सा गांव था सुरकंड का खेड़ा, वहां से हुई, और अभी 1.5 साल से बुहाना में। सर का आग्रह था, विशेषकर मुकेश जी सर का, उन्होंने कहा कि एक बार जरूर सर याद कर रहे हैं तो उनकी सेवा दें। तो कोचिंग के बाद में, नंबर आने के बाद में कुछ हादसे ऐसे हुए कि समय नहीं मिला और आज आपके बीच में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, तैयारी करने के लिए एक जुनून चाहिए, उसके लिए उम्र का, गरीबी का, पैसे का, समय का, ये सारी बाधाएं अपने आप टूट जाती है जब हमारे सपने बड़े होते। इसलिए आप दिल से यदि वास्तव में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखोगे, क्योंकि देखो मैं पहले बहुत धक्के खाए थे। मैंने 2005 में जयपुर गया और राघव प्रकाश से अध्ययन किया, वहां भी 1-1.5 साल रहा, 2 बार मैं इंटरव्यू में रहा, 2006 में, 2010 में। थर्ड ग्रेड की मैंने कभी तैयारी नहीं की, तो यानी 2 बार इंटरव्यू में रह करके सेकंड ग्रेड में मात्र 3 नंबर से रहा था। सूरज जिले के सरदार शहर में 2-1 साल पढ़ाया, कोचिंग में भी पढ़ाया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक अच्छे गुरु की तलाश थी। और वास्तव में वो शांति, वो विश्वास घनश्याम जी सर के चरणों में आके मिला। वास्तव में उनकी इस देन के लिए ताउम्र मैं आभारी रहूंगा। तो ये मानो कि आप सीकर जयपुर के सपने छोड़ दो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा है, मैं खड़ा हूं। मैंने भी बहुत, मैं बता रहा हूँ, पैसे कर्ज उधार कर करके मैंने क्या कि जयपुर कोचिंग ली थी। उस समय 2005 में 30-40 हजार रुपए खर्च करके, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्यों, प्राइवेट स्कूल में यही 8-10 हजार रुपए देते थे, घर खर्चा चलता, 2 बच्चे, पत्नी बीमार, तो इसी परिस्थितियों से निकला आदमी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी मैं निराश नहीं हुआ। खास बात मेरी यही है, किसी ने कहा ना कि बिना संघर्ष करे कोई महान नहीं होता, यूं बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और बिना पढ़े लिखे कोई विद्वान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़ों की चोट, वह भी भगवान नहीं होता। इसलिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा साथियों, संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आपने मोटिवेशन बहुत सुने होंगे, लेकिन एक साक्षात मोटिवेशन आपके सामने खड़ा है। जो आदमी एकदम से गरीबी से निकला, एक छत के, हमारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी और उसमें हमारी किताबें बिक जाती थी। मेरे माता पिता दोनों विकलांग, मेरे पिता के भाइयों ने हमारी जमीन छीन ली, एक 50 बीघा जमीन, और माता पिता विकलांग माता पिता को एक बेघर कर दिया गया। एक जो कहते ना बीटका की झोपड़ी बांध करके और अलग हुए थे, और सिलाई की मशीन से मेरे विकलांग पिता ने मुझे पढ़ाया। हमेशा मैं अभावों की जिंदगी जिया,
10वीं तक मेरे पास चप्पल ही थी और नेकर पहन के स्कूल जाता था। तो सर मुझे ताने देते थे सरकारी स्कूल में पढ़ा, यार आप तो 10वीं हो गया पेंट पहन ले, लेकिन पेंट थी ही नहीं। 11वीं क्लास में पहली बार स्वेटर पहनी और पिलानी भरपूर किए गए थे हम 10वीं में, तो मेरी हवाई चप्पल टूट गई थी कि जिस आदमी के पास हवाई चप्पल नहीं थी आज वही आपके सामने जूते पहने हुए खड़ा है। तो मैं पूरे दिन घसीटता घसीटता उस चप्पल को लेके चलता रहा। वो दिन आज भी याद है, सच में बड़ी। फिर लेकिन अभाव मैंने कमियां महसूस नहीं की। एक ही ड्रेस होती थी कॉलेज तक, एक ऐसे रद्दी फद्दी घर के लिए होते थे, तो उस एक ड्रेस में भी हम मस्त रहते थे। और मोतीलाल कॉलेज में मैंने टॉप किया था 1999 में। और यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ मेरा, यहाँ पर सिलेक्शन हुआ सिर्फ सब्जेक्ट की बदौलत ही हुआ साथियों। सब्जेक्ट में मेरे 250 नंबर बने, यानी 135 सवाल मेरे बिल्कुल सही थे। यदि मैं वहीं रुक जाता तो मेरे 270 नंबर आते। आपका व्याकरण, तो व्याकरण के तो महा विद्वान आपके सामने खड़े ही है। यानी अंगुलियों पे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चीजें तो वास्तव में मैंने यहाँ पर आके सीखी है। अब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो वास्तव में घनश्याम जी सर की जो छाप है वो झलकती है मेरे व्यक्तित्व में। इनकी राइटिंग इतनी मस्त, वही राइटिंग मेरी है बोर्ड पे, कभी मौका मिले तो आपको दिखाएंगे। तो इसलिए ये चीजें आपकी होनी चाहिए। तो खास करके आपको फोकस किस पे डालना है, यानी साइकोलॉजी भी, शिक्षा प्रबंध भी और सब्जेक्ट पे। फर्स्ट पेपर के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, हिंदी के आपके सवाल सही हो जाएंगे। गणित नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विज्ञान के कुछ प्रश्न याद कर लेना, बाकी अन्य सिलेक्शन तो ये चीजें करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर लगभग सबका समान होता है। मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी 48 नंबर ही आए थे मेरे। फिर एक बाद में सही हो गया था सुधार में, यानी 50 नंबर थे मेरे फर्स्ट पेपर में, लेकिन फिर भी मेरे 300 नंबर बने थे। इसलिए प्लस पॉइंट आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का तो सर आप विश्वास रखोगे घनश्याम जी सर पे, पूरा विश्वास रखो, क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं लग रहा था, सही में बता रहा हूं। क्योंकि एक कहावत है ना कि जो पहले से भरा हुआ होता है ना, तो उसमें और ज्ञान नहीं डाला जा सकता। फिर मैंने अपनी कमियां देखी, अपनी गलतियां सुधारी और विनम्रता रखी, शालीनता रखी, तो सर के क्लास में मैं प्रिय स्टूडेंट रहा। तो ये मेरी खास पहचान थी। लड़कियों का ज्यादा बैच था, 10-15 लड़के थे, उनमें मैं और 2 तो आप मुकेश जी सर आपके सामने ही, और 2-3 लड़कों का और हुआ था शायद, क्यों सर। तो इसलिए आप विनम्रता रखिए, शालीनता रखिए, क्योंकि शालीनता एक ऐसा प्रवेश पत्र है, आसानी से कहीं भी आपको प्रवेश मिल सकता है। तो आज ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ, जैसे सिलेक्शन हुआ, नंबर आया, प्रोविजन पूरा हुआ ही नहीं था कि पत्नी बीमार, लीवर डैमेज, फेफड़े डैमेज, 1 महीने तक वेंटिलेटर पर, और वो उसका यानी अहमदाबाद में पर डे का 80,000, 70,000, 1,92,000 इस प्रकार का खर्चा। साथियों 32 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा मैं। 20 लाख रुपए लगा दिया वहां पर। लास्ट में जयपुर लाया, SMS लाया, और वो लेडी 7 महीने जिंदगी और मौत से जूझती हुई डॉक्टर ने जवाब दे दिया और इस दुनिया से विदा हो गई। तो ये सबसे बड़ा झटका, इतनी खुशी मुझे लगने की नहीं हुई थी जितना दुख उसके जाने का हो। और फिर आज तो हम वैसे ही प्राइवेट जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो 20 लाख, उसका इतना ब्याज और उतने पैसे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अब भी आपके सामने वैसे ही खड़ा हूं, लोगों के सामने भी वैसे ही मुस्कुराता हूं। प्रेमचंद और मेरे में एक ही समानता है, यानी प्रेमचंद भी हमेशा गरीबी में जिया है, लेकिन मस्ती, एक मुहावरा है ना, लंगोटी में फाक खेलना, तो लंगोटी में फाक खेलना नहीं, निर्धनता में भी मस्ती। इसलिए आप जिंदगी से हारो मत, थको मत। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि कितनी गम है जिंदगी में ये कह नहीं सकता, कितने गम है जिंदगी में ये कह नहीं सकता, यूं कायरों की तरह आंख में आंसू ला नहीं सकता। बहाने को तो एक कतरा भी बहा ले जाए मुझे, बहाने को तो एक कतरा भी बहा ले जाए मुझे, वैसे कोई समंदर भी मुझे हिला नहीं सकता, समंदर भी मुझे हिला नहीं सकता। तो इसलिए हिम्मत और जोश के साथ तैयारी करनी है। समय बहुत है, इतने समय में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब बताओ आपकी कोई शंका है तो, कोई भी आपसे? हाँ, एक स्टूडेंट मिली थी मेरी, तैयारी की रही हुई, मेरी पढ़ाई हुई, बोले सर अब तो पीछे छोड़ दो, आप 12वीं में पढ़ाते थे, वो आपकी बार लास्ट है, पीछे छोड़ दूंगा। तो हमारे साथ लास्ट ही रहा, इसी कोचिंग में मिली थी। और भी कोई किसी भाई को लग रहा कि मेरी कोई समस्या है, कोई तैयारी करने में कोई बात आ रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने हौसलों से उड़ान किया है। हाँ हाँ, काव्य शास्त्र देखो, काव्य शास्त्र में छंद है, अलंकार है, रस है, काव्य गुण दोष है, खासकर ये टॉपिक है, सरशक्ति है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सर के नोट्स के अलावा बाहर कुछ आता ही नहीं है, सही में बता रहा हूं।
और इन चीजों का है ना, व्याकरण का तो आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे, सब शक्तियों का अभ्यास करोगे, ज्यादा ज्यादा उदाहरण याद होंगे ना, तो ही फायदा होगा। क्योंकि हर बार उदाहरण नहीं आ जाते हैं और गलती हो जाती है, अलंकार के उदाहरण नहीं आ जाते तो गलती हो जाती है, हम पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए ज्यादा ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा। एक अलंकार पारिजात किताब आती है, ठीक है ना, अलंकार पारिजात, तो वो किताब भी अच्छी लाभदायक है। हाँ सर पूछो। टंडूराव जी से मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा सीनियर है, अनुभवी है, आज भी मानता हूँ, संघर्ष भी ज़्यादा किया है। कि सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये बोरिंग सा लगता है कई बार पढ़ते समय। जैसे आदिकाल पढ़ते पढ़ते आधुनिक काल तक जाते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, और पढ़ना शुरू करते आदिकाल, फिर छोड़ देते 2 दिन, फिर 3 दिन बाद वापस पढ़ना शुरू करते हैं तो वापस आदिकाल ही शुरू करते हैं। तो आदिकाल तो याद रह जाता है, आगे वाला नहीं रहता है। तो सर इसका तरीका बताओ थोड़ा सा, कैसे पढ़े। धन्यवाद मुकेश जी सर को, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो इसके लिए ये है कि आप अपने साथियों के साथ आपको कन्वर्सेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, विचार विमर्श। ऐसी रचनाएं याद होंगी नहीं, तो इसलिए आप अकेले में याद करना चाहो तो नहीं रटी जाएंगे। अपने साथी से और क्लास समूह में यदि ज्यादा से ज्यादा चर्चा करते रहोगे तो ये चीजें ज्यादा याद होंगी, बिल्कुल ज्यादा याद होंगी। मैं मेरे साथियों को खाना बनाते बनाते 300-400 रचनाएं सुना देता था। 300-400 रचनाएं, लेखकों के नाम, उनकी कविताओं के नाम ऐसे याद रहते थे मेरे, तो उस समय का सदुपयोग भी हो जाता था और उसकी तैयारी हो जाती थी। बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करो, पॉइंट रट लो बस, बाकी वर्णन तो अपने आप ही हो ही जाता है। तो इसलिए हिंदी साहित्य को, इतिहास को रोचक बनाने के लिए आप समूह चर्चा करें। सर एक प्रश्न और है मेरा, कई बार मेरे भी डाउट रहती है, मैं भी अब कॉलेज लेक्चर की तैयारी करता हूँ तो मुझे थोड़ी शंका सी रहती है कई बार। सर से चर्चा तो कर लेता हूँ मैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो जैसे आदिकाल भी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे लेखक हैं। तो ऐसे कौन से जो अपने टॉपिक है उसमें या ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कंपटीशन में ज्यादा आते हैं, चाहे आदिकाल हो चाहे भक्ति काल हो, या किस उससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए हिंदी साहित्य का ज्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक काल है फिलहाल, क्योंकि अतीत है, आदिकाल तो है ही है महत्वपूर्ण, लेकिन आधुनिक काल से ज्यादा प्रश्न उठेंगे। आज की जो जनरेशन है उसको आधुनिक काल की जरूरत है, और 1900 ईस्वी से जो बाद का काल है, खास करके नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, साठोत्तरी कविता, ठीक है ना, नई कहानी आंदोलन, तो इन विषयों पर आप ज्यादा तैयारी करें। इनकी विशेषताएं, इनकी प्रवृत्तियां खास करके, और इनके जो लेखक हैं उनकी रचनाएं, इनकी कहानियां, नई कहानी की शुरुआत, ठीक है ना, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है और साठोत्तरी कविता है। नवगीत लेखन है, जैसे लीलाधर जगुड़िया है, मंगलेश डबराल है, तो ये नवगीत लेखन के कुछ कवि और आधुनिक उपन्यासकार, और खास करके महिला जो साहित्यकार हैं, स्त्री शिक्षा से संबंधित और स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है, और दलित विमर्श से जो चिंतक जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश कदम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तो इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न मेरा मन का है, मेरा खुद का ही। जैसे मान लो नौकरी नहीं लगते उससे पहले, मान लो घनश्याम जी सर पढ़ा रहे हैं इतिहास, सर का पढ़ के अपन नौकरी लग गए, बाद में नौकरी लगने के बाद अपने को कोई पूछता है कि हिंदी साहित्य इतिहास कहाँ से पढ़ा, तो अपन कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की किताबें लाए थे, एक बिहार की बनारस विश्वविद्यालय की लाया था मैं, एक रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, कई कह रहे हैं नगेंद्र का मैंने पढ़ा। वो कम से कम 10 किताब बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताते तो उनको ये नहीं रहता है कि ये लेक्चर बन गया क्या। सच्चाई ये है कि वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो नाम बताते केवल। सच्चाई इतनी है कि सर जो बता दिया तो इतिहास में पढ़ लो, बाकी की आजकल किताबें बाजार हमारे नॉर्मल सिलेक्शन करवाना। तो सर एक बात कहते थे कक्षा पढ़ाते समय, वो मुझे आज भी याद है कि विद्वान बाद में बन जाना, पहले आप अपना सिलेक्शन करा लो। जब मैं प्रश्न पूछता था कई बार तो कह रहा विद्वान बाद में बनना, ये सच भी थी बात। मुझे आज भी मैं भी ये बात कहता हूँ क्लास में भी कि पहले सिलेक्शन करा लो। सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सी चीजों से होता है, वो महत्वपूर्ण है। नगेंद्र का इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है। आप वो किताब लेके बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ से जो प्रश्न बताते हैं इतिहास का तो वो याद करें, बाकी छोटी मोटी गाइड जो आ रही है बाजार से वो याद करें। अब मैं यहाँ पर बता सकता था आपको कि बनारस विश्वविद्यालय की ये किताबें चलती हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये किताबें चलती हैं, विवेकी राय की ये किताबें चलती है, मैंने पढ़ा है कितना वो है। अब पढ़ रहा हूँ अलग बात है, उस समय सर का पढ़ा है वही पढ़ता था, उसी से सिलेक्शन हो गया। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये सच्चाई है या नहीं सर, बताइए आप। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि आपको ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। यानी सिलेक्शन होने के लिए 80% काफी है, आपको पूरा 100% विद्वान बनना नहीं है। 80% यदि आप लेके आ जाते हो तो लगभग सिलेक्शन हो जाता है। तो 80-85% आपको याद कर लोगे तो भी बहुत है। और मैं कह रहा हूँ कि सर है ना, सर तो ज्ञान के अथाह सागर है।
आप विनम्रता से पूछिए, हर चीज ऑन स्पॉट, ये नहीं कि कल बताएंगे, ऑन स्पॉट बताते हैं, यानी हाजिर जवाबी, और वो मुस्कुरा करके उत्तर देने की कला कोई सीखे तो घनश्याम जी सर से सीखे। इसलिए एक बार पुनः तालियां। धन्यवाद साथियों। और किसी भी भाई को, मेरे दोस्त को, देखो 40 साल की उम्र में मैं लगा था, 39 साल 6 महीने की उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब मेरे से लगभग आप सभी छोटे ही हो इस उम्र में भी, तो 30 के आसपास, 30-35 के, तो कोई बात नहीं, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। लास्ट पंक्तियां, प्रेरणादायी पंक्तियां आपके लिए कि चल उठ खड़ा हो जाओ मुसाफिर, चल उठ खड़ा हो जाओ मुसाफिर, अगर कुछ जज्बा बाकी है, दिन ढलने को है और इतना सफर बाकी है, जिंदगी खत्म हुई सही, मगर एक जीने की हसरत तो बाकी है, जीने की हसरत तो बाकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक सर के लिए तो बात करना चाह रहा हूँ कि आपने भी पढ़ा होगा, टीचर तो, शिक्षक तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जीवन में मिलते ही रहेंगे, लेकिन एक होता है गुरु का पढ़ाना और एक लगाव, परिवार जैसा लगाव। ये मैंने सर से देखा है। सर का आज भी वैसे ही लगाव है जैसे कोचिंग पढ़ते थे। कोचिंग में मैंने कोई ज्यादा फीस नहीं दी, इसलिए लगाव है। फीस का कोई लेना देना नहीं है, फीस एक अलग चीज होती है, लेकिन मन का लगाव आज ऐसे ही है। मैं कैसे याद करता हूँ, सर को बताता हूँ कि जैसे पढ़ाते थे तो पढ़ाते कई बार सर कहानियां सुनाते थे, तो कहानियां सुनाते नींद जब उड़ जाती थी। एक बार सर ने मुझे, आज भी मैं कई बार चर्चा करता हूँ, घूघरी सुनाई थी सर ने। घूघरी मुझे आज इतनी अच्छी लगती है, मैं घर पे भी सुनाता हूँ, मिसेज को सुनाता हूँ, तो कहते हैं घूघरी कैसी क्यों सुनते हो आप। मैंने कहा मेरे सर जो है घूघरी सुनाई थी, आज मुझे याद है। तो ये क्या होता है, ये गुरु शिष्यों के बीच में लगाव है कि ताकि बच्चे पढ़ने वाले बोर न हो जाए, एक ओर पढ़ाना ही पढ़ाना चलते रहे। और एक मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, आजकल कोचिंग खूब सारी चल रही है, खूब सारे इतना मैटर बताते हिंदी में, ये है वो है, वो परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता उनका, नहीं तो वो परीक्षा में आती है, नहीं कोई बात। और सर जो बताते हैं सिलेक्टेड चीज बताते हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये परीक्षा में आएगी, वो परीक्षा में आती है। ये पता नहीं कोई भगवान का आशीर्वाद है सर पर या कोई लक्ष्मी विराजमान है। बाकी की इतिहास बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोचिंग में भी खूब है, खूब फिरकाबाजी करते हैं, ये है वो है, लेकिन परीक्षा के पेपर देके जब बच्चे बाहर आते हैं ना, तो कहते हैं तो परीक्षा में नहीं आया। तो ये चीज मायने रखती है महत्वपूर्ण। तो सर पर आप विश्वास रखिए, ईमानदारी से पढ़िए, संघर्ष करिए, आपका चयन हो जाएगा। और जब चयन हो जाएगा तब यही मिलेंगे वापस, आप लोग भी यहाँ रहोगे, सर आपका इंटरव्यू लेंगे, तब हमें और ज्यादा खुशी होगी और सर को भी सबसे ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।